गवर्नमेंट ने अपनी ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कस्टमर्स के लिए बेनिफिट कर दी हैं। उसी में उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन की है कि अब हाइब्रिड कार्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। और डेफिनेटली हाइब्रिड कार्स हमेशा से ही कस्टमर्स की फ्रेंडली रहती हैं, बिकॉज उसमें आपको एक माइलेज अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। और अगर आप एक अच्छी हाइब्रिड कार लेने की सोच रहे हैं तो मेरे साथ है इस टाइम होंडा सिटी EHEV हाइब्रिड वेरिएंट, जिसे आज हम चला रहे हैं, जिसका ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं। IVTEC इंजन 1.5 NA है, एटकिंसन साइकिल के साथ आता है, यानी कि हाइब्रिड का पूरा सेटअप आपको मिलता है। और उसमें आपको पावर 126 PS की मिलती है, जिसमें टॉर्क जो है वो जबरदस्त 253 न्यूटन मीटर का मिलता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें माइलेज की, तो ज़बरदस्त 28.20 की क्लेम्ड माइलेज है। बाकी जब हम ड्राइव रिव्यू करेंगे तो मैं उस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। नॉर्मल 1.5 NA आता है, वो 11,99,900 से स्टार्ट हो जाता है, यानी तकरीबन 12 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। इसका अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए जाते हैं तो टॉप वेरिएंट में आपको मैनुअल में 16,15,000 और CVT में 17,15,000 का पड़ता है। अब आते हैं हाइब्रिड पे। हाइब्रिड आपको 21 लाख रुपए की एक्स शोरूम पड़ती है, यानी कि अगर मोटा मोटा फ़र्क देखें तो 17,15,000 और 21 है 3,85,000। ऑन रोड आते आते 4 सवा 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। और उसमें आपको एक हाइब्रिड कार, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार मिल जाती है। 3,85,000 जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि 4 सवा 4 लाख का जो आपका टोटल डिफरेंस आता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। अब पहले तो इसका इंजन बे देख लीजिए। इंजन बे कुछ इस तरह से मिलता है, जहाँ पर आपको एक 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, साथ में यहाँ पर हाइब्रिड का पूरा सेटअप मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसको मैनेज किया गया है सारी चीज़ों को। इंजन बे कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम फीचर्स वाइज देखें तो फीचर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग और पीछे रेयर व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक में देखने को मिल जाती है, यानी कि चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। ये तीन एक एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ हाइब्रिड वेरिएंट में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए आपके इसका जो बूट स्पेस है वो तकरीबन 310-315 लीटर के आसपास है, जबकि नॉर्मल बूट स्पेस जो है वो 504 लीटर का आता है। कुछ तो आपको स्पेस यहाँ पर कम मिलेगा, बिकॉज नीचे थोड़ा बहुत स्पेस तो बैटरी जो है वो यूटिलाइज़ करेगी। पर आप देख सकते हैं हमारे 2 ठीक ठाक लगेज बैग इसमें आ गए। उसके अलावा भी बहुत सारा स्पेस बचता है। नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी यूटिलिटी स्पेस बचा हुआ है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी है, प्लस यहाँ पर नीचे यूटिलिटी स्पेस है जहाँ टूल्स वगैरह आप रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो स्पेयर व्हील के पीछे आपको एक बैटरी बेड देखने को मिलेगा। वो उसकी बैटरी है जो यहाँ पे प्लेस की गई है अंडर दी सेकंड सीट उसके नीचे, और थोड़ा सा बूट स्पेस को कवर करते हुए। अच्छा, अब जैसे हम नॉर्मल ईवीज में देखते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। ये दिखाता है कि कितना किस तरह से इसको पूरी तरह डिज़ाइन किया गया। आप देखते हैं तो आपको रेयर सीट में साइड में यहाँ पे कुछ वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ये कोई एयर फ्लो नहीं है जहाँ पे आपको एसी की हवा निकलेगी, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर जो आपकी कैबिन की कूलिंग है वो यहाँ से जाती है और यहाँ से पास ऑन होती हुई बैटरी को पास ऑन करती हुई थोड़ा कूलिंग में हेल्प करती है। चलिए, अब ये थी इसका एक बेसिक ओवरव्यू जो मैंने कार के बारे में आपको दे दिया। अगर डिटेल वॉक अराउंड देखना है तो आप हमारा दूसरा वीडियो जो हमने शूट किया था वो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है। इस समय हम खड़े हैं आदियोगी शिवा टेम्पल, जो कि बेंगलुरु में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव जी की एक मूर्ति, और ये इंडिया में सिर्फ 2 हैं। एक यहाँ बेंगलुरु में है, जो स्पेसिफिकली लोकेशन है वो नीचे मैंशन कर दूंगा, और दूसरा कोयम्बटूर में है। ये प्लेस इतना काम और इतनी सूदिंग है कि जब भी हम लोग बेंगलोर आते हैं तो हमेशा शूट के लिए इधर ही आते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ ये एरिया है, जहाँ पे सेंटर में शिव जी की यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिलती है। एक अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आप भी कभी बेंगलोर आएँ तो इस प्लेस पे ज़रूर आएँ। मैं एग्जैक्ट जो यहाँ पे नाम है जगह का वो ज़रूर मेंशन कर दूंगा नीचे। चलिए, अब करते हैं इसकी ड्राइव, और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू होंडा सिटी EHEV हाइब्रिड वेरिएंट का, जो 1.5 NA आता है आपका IVTEC इंजन। पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टॉर्क में एक अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे ब्रांड ने दिया है, जो कि 253 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जबकि उसमें आपको 145 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। हाईवे पे ही थ्रू आउट हम चला रहे हैं। हालांकि बेंगलोर की सिटी जो एक्चुअल सिटी जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है वहाँ पर हम लोग नहीं गए हैं, बट येस एक सिटी और हाईवे का मिक्सचर है। 80% हाईवे, 20% सिटी, जिसमें 50 किलोमीटर चला चुका हूँ, और तकरीबन 26 किलोमीटर और चलाना है जहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अगर आपने दोनों कार चलाई हैं तो आप एक नोटिसेबल डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब आप हाइब्रिड वेरिएंट के लिए जाएंगे। आपका जो इंजन जब रेव करता है ना, तो वो उतना शोर नहीं मचाता जितना इंजन आपका 1.5 NA जब शोर मचाता है। हालांकि वो काफ़ी हाई रेव इंजन है,
बहुत जल्दी 3500 आरपीएम पे पहुंचता है और बहुत ही जल्दी वो नीचे स्टेप डाउन भी कर जाता है और 100 टू 80 टू 100 की स्पीड में वो जो आरपीएम मेंटेन करके रखता है वो 1600-1700 आरपीएम के आसपास है। इस इंजन को हम ऑलरेडी काफ़ी चला चुके हैं। जब हमने होंडा एलिवेट को चलाया था, इनफैक्ट 1.2 जो NA आता है इनका अमेज़ में, उसको भी हमने रिसेंटली चलाया था, उसका वीडियो भी चैनल पे डाला था। 1.5 NA का एक जो करेक्टरिस्टिक रहता है वो ये रहता है कि जब आप कार में थोड़ा सा भी रेव करते हैं ना, एक पंजा दबाते हैं, तो वो एकदम से शोर करता है और वापस फिर अपनी आरपीएम को मेंटेन करता हुआ आ जाए। तो इसी वजह से वो एक अच्छी माइलेज भी निकाल के देता है। अब माइलेज की बात हुई तो मैं बता दूं कि जो कंपनी का क्लेम्ड माइलेज है वो 17.7 के आसपास है अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं, और 17.9 के आसपास है जब आप CVT चलाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन इसका जो माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है वो 28.20 किलोमीटर्स का क्लेम किया है, जो हाइब्रिड वेरिएंट जिसे अभी हम चला रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी 50 किलोमीटर चलाने के बाद, टू बी एग्जैक्ट मैं बात करूँ तो 51 किलोमीटर हम चला चुके हैं। इसकी माइलेज अभी 23.5 दिखा रहा है। लेकिन वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको बीच बीच में रेव किया है थोड़ा। आपको पता है कि जब हम कार को कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं तो कोशिश ये होती है कि थोड़ा रेव करके चला के देखें, भगा कर देखें, 0 to 100 टेस्ट किया, एकदम सडन ब्रेकिंग करी, तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी माइलेज यहाँ ड्रॉप है। जबकि जो मैक्सिमम माइलेज अभी तक मैंने ओडोमीटर पे देखी है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, वो 25.2 के आसपास मैंने मैक्सिमम अभी तक देखी है। अभी भी अगर इसको हम 29 किलोमीटर, जो 22 किलोमीटर बचे हुए हैं, उसमें अगर एक 80 to 100 की स्पीड मेंटेन करके चले ना, तो आई एम श्योर कि ये 25-26 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। यानी कि जो कंपनी का क्लेम्ड माइलेज है उसके बहुत क्लोज रहेगा, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। एक चीज़ जो मुझे और इसको चलाने में जो अच्छी लगी वो ये कि बहुत ही स्मूथ है एकदम, जिसे कहते हैं कि लीनियर पावर आपको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं फील होता है कि आपको एक पंजा थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा दबाना पड़ेगा अगर आपको एकदम से एक्सेलरेट करना है या फिर किसी को ओवरटेक करना है। हालांकि आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। अगर आप पैडल शिफ्टर यूज़ करेंगे तो पैडल शिफ्टर से आप कार को और कंट्रोल में अपना ले करके इसको और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी कार को हाईवे पे ओवरटेक करना है तो स्टेप डाउन करेगा इसका गियर बॉक्स और बहुत जल्दी आपको पावर निकाल के देगा और आप उसको एक्सेलरेट कर देंगे। बट स्टिल आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी को ओवरटेक करना है, मैंने एक्सेलरेट किया, इसने हल्का सा एक शोर मचाया और ये आरपीएम जो है ना, ये तकरीबन 3500-4000 आरपीएम को क्रॉस करके वापस 1500 आरपीएम पे आ गया। वहाँ पर इसी वजह से जो है आपको शोर एकदम से ज़रूर सुनाई पड़ता है, लेकिन ये वापस फिर जो है वो स्मूथनेस अपनी मेंटेन कर लेता है। बाकी बात करते हैं ब्रेकिंग वगैरह की, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप हाईवे पे ग्लाइड करते हैं, आप लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्लाइड करती हुई गाड़ी निकल जाती है। सस्पेंशंस इसके बहुत अच्छे हैं। सस्पेंशंस मोस्टली सॉफ्टर साइड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। हाईवे पे जब आप 80-100 पे भी क्रूज़ कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा स्टिफनेस नहीं आती है, सॉफ्टर साइड ही रहते हैं। छोटे मोटे पॉट होल्स वगैरह जो हैं रोड पे, हालांकि अभी तो हम बहुत प्लेन रोड पे चल रहे हैं, लेकिन पीछे हमने थोड़ा बहुत इसको अगर कुछ ऐसे रास्ते से निकाला जहाँ पे हल्के फुल्के गड्ढे थे, तो वो आपको कैबिन के अंदर बिल्कुल फील भी नहीं होंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह जो गाड़ी है वो वहाँ पर निकल गई। दूसरा, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग अगेन आपको वही सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि स्टीयरिंग का जो एक फ़ील आता है ना, जब आप एक स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ जो है ग्रैब कर रखी है, और वो स्टीयरिंग ही है जो आपको आपकी कार से कनेक्ट करता है। तो आपको वही चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। इवन कि एट द हायर स्पीड ऑल्सो वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं करता है। जैसे कई बार हम बाकी ब्रांड्स की कार्स को देखते हैं तो वेट थोड़ा ज़्यादा गेन हो जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि आप एकदम रॉक सॉलिड हो गया। वैसा वेट गेन नहीं करता है, बट ये कॉन्फिडेंस पूरा देता है। इवन कि लाइटर साइड पे भी है, आराम से आप इसको जब इसको लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो स्टीयरिंग लाइटर साइड पे है, तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर कोई लगाना पड़ता है। आराम से जो है आप कंफर्टेबली अपने ड्राइव करके, पूरा ड्राइव का जिसे कहते हैं ना मज़ा लेते हुए, आप सेडान कार का आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हाइब्रिड वेरिएंट में एनर्जी फ्लो काम किस तरीके से करता है। ठीक है, कितनी स्पीड पे जाकर के ये डिसाइड करता है कि इसको अभी बैटरी से पावर लेनी है या बैटरी को चार्ज करना है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं ना, मतलब अगर आप थ्रू दी ऑडोमीटर देखना चाहते हैं, वैसे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे अभी बैटरी पे चलाना है और मुझे अभी इसको इंजन पे चलाना है। ये ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे ही डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो आपको ऑडोमीटर में एक ऑप्शन आती है, अगर आप देखेंगे तो रेंज एंड फ्यूल के ऊपर एक ऑप्शन आती है पावर फ्लो की।
पावर फ्लो में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 व्हील्स हैं और अभी फ़िलहाल हम 30 की स्पीड पे चल रहे हैं और ये बैटरी से पावर ले रहा है। ये देखिए फ्लो जो है वो बैटरी से व्हील्स की तरफ जा रहा है और इंजन अभी ऑफ है। अब मैं हल्का सा एक्सेलरेट करता हूँ, ये देखिए अब इंजन ऑन हो गया, इस टाइम पे इंजन ऑन है और ये साथ साथ व्हील्स को तो पावर दे ही रहा है, साथ उसके साथ साथ बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैंने जस्ट अभी नोटिस करी, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 50 की स्पीड पे भी इसने इंजन ऑफ करके बैटरी से पावर ले रहा था। तो क्या अगर हम ये अगर आइडिया लगाएं कि ये 27, 28 या 30 पे करता है, उसके ऊपर इंजन पे ही चलता है, ऐसा नहीं है। ये देखिए अभी आप फिलहाल देखिए 58, 59 पर भी ये बैटरी से पावर ले रहा है। तो वो मुझे लगता है कि जहाँ तक हम एक्सीलेटर पैडल को जिस जिस इंटेंसिटी से प्रेस करते हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ों को ज़्यादा डिसाइड करता है। अभी 52 की स्पीड पे भी अगर ये बैटरी से पावर ले रहे हैं ना, तो ये बहुत ही मतलब कमाल की चीज़ है। मतलब उस लेवल पे इंजीनियरिंग की गई है। अब देखिए अब 56 पे आते ही इंजन ऑन हो गया और ये वापस बैटरी को चार्ज कर रहा है और व्हील को पावर दे रहा है। तो इसी वजह से जो इसकी माइलेज है वो इतनी अच्छी निकल के आती है, जिससे कि अगर हम कंपेयर करें अगर जो नॉर्मल इसका आईवीटेक इंजन है उसमें आपको 17-18 की क्लेम्ड माइलेज कंपनी की देती है और अगर हम बात करें हाइब्रिड की तो हाइब्रिड सीधा 10 का डिफरेंस देता है, जिसमें 27-28 का मतलब माइलेज जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ पर अभी हम चला चुके हैं तकरीबन 62.5 किलोमीटर्स और हमारी एवरेज देखिए 24.2 की अभी आ रही है। और 24.2 की तब आ रही है जब मैंने आपको बताया कि हम इसको अच्छे से रैप करके भी चला रहे हैं, हम हर तरह की टेस्टिंग भी इस कार के ऊपर कर रहे हैं, तब 24-25 की एवरेज आ रही है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इसको क्रूज़ करेंगे 80 to 100 में और बहुत ही लाइट फुटेज चलाएंगे तो ये 27-28 क्या मुझे लगता है एक टाइम पे अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये 30 की माइलेज भी निकाल करके दे देगा। सामने देखिए कितना अच्छा व्यू है, पाम ट्रीज़ हैं, पीछे पहाड़ है और ये हाईवे कितना सुंदर लग रहा है। सो मैंने सोचा ड्राइव करते करते आपको जो है थोड़ा सा नेचर भी दिखाई जाए। और उस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में अगर आप इतनी बढ़िया सेडान चला रहे हैं ना, जो एक्चुअल में हाईवेज़ की किंग मानी जाती है। सेडान हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे हाईवे पे निकल रहे हैं तो सेडान से बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि कंफर्ट पूरा आपको मिलता है और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चिपक के चलती है बिल्कुल रोड के साथ, माइलेज अच्छी निकाल के देती है। और वो भी आप अगर एक हाइब्रिड वेरिएंट चला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये आपकी चारों उंगलियां घी में है, आपको माइलेज भी अच्छी मिल रही है, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है, कंफर्ट भी पूरा मिल रहा है। उसके साथ साथ अब इस होंडा सिटी में आपको फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं। फीचर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए सेंटर में आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो पहले की स्क्रीन से थोड़ी डिफरेंस है। हमने इस चीज़ को अपने वॉक अराउंड में भी कवर किया था कि स्क्रीन का जो साइज़ है 10.1 इंचज़ है। जो पहले स्क्रीन आती थी वो 7 या आई थिंक 8 इंचज़ के आसपास रहती थी, छोटी स्क्रीन थी। लेकिन उस स्क्रीन की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि वो स्क्रीन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी, ईजिली कनेक्ट हो जाती थी। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो आपको वायरलेस मिलता था। यहाँ पर भी आपको सब मतलब वायरलेस ही मिल रहा है। बट तो ओनली थिंग इसकी जिसकी जो पोजीशनिंग है ना, वो हल्की सी ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑन द टॉप ऑफ डैशबोर्ड इसको चिपका दिया गया हो। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि मुझे थोड़ा सा जो डैशबोर्ड में स्क्रीन इंडल्ज होती है ना आपकी, जो कंबाइंड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्टस की बात करें, स्लाविया की बात करें, तो वहाँ पर आपको स्क्रीन्स जो है वो इंटीग्रेटेड मिलती हैं, वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है डैशबोर्ड। अदरवाइज इसके अगर आप थोड़े से नीचे नज़र लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर टैक्टाइल बटन्स दिखेंगे। ये जो टिक टिक की साउंड है ना, ये कमाल लगती है मेरे को। मुझे लगता है कि हर ब्रांड को, मैन्युफैक्चरर को अब ये बटन्स एटलीस्ट जो है यहाँ से गायब नहीं करने चाहिए। ठीक है, टच अच्छा लगता है, प्रीमियम भी लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बट ओनली थिंग इज़ कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो ये बटन्स आपके बहुत काम आते हैं। तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह हो गया, आपको और भी जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो सारी आपको यहाँ पर बटन्स के थ्रू मिलती हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इसका एक फील भी एक अच्छा प्रीमियम फील आता है। एक अच्छी स्क्रीन आपको सामने दिखती है जो टेम्परेचर वगैरह आपको सब कुछ दिखा रही होती है, एयर फ्लो वगैरह कितने पे चल रहा है वो सब दिखा रही होती है। इसके साथ साथ एक और एड ऑन जो इस कार में किया गया है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। ड्राइवर और पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अभी हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है जहाँ पर उतनी गर्मी नहीं है जितनी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, बिकॉज हम लोग दिल्ली में जब देख रहे हैं तो इस टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर 46-47 डिग्री के आसपास जा रहा है। वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी जहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये गुड टू हैव फीचर नहीं है, ये एक मस्ट हैव फीचर बनता जा रहा है धीरे धीरे, जहाँ पर एक सर्टेन बजट से ऊपर की कार्स में सब में आपको एटलीस्ट वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलना चाहिए। और इनफैक्ट अब ब्रांड्स दे भी रही हैं, बिकॉज क्लाइमेट इतना हॉट हो गया है कि लोग प्रेफर भी करते हैं कि उनके कार में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी स्टेयरिंग वगैरह है, आपका जो डिजिटल क्लस्टर वगैरह है वो सेम रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वही आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, स्टीयरिंग एग्जैक्टली सेम मिलता है। एडास लेवल 2 इसमें आपको देखने को मिलता है, कैमरा बेस्ड है, सेंसर बेस्ड नहीं आता है। चेंज यहाँ पर आपको IRVM में मिलेगा, फ्रेमलेस IRVM मिलता है। पीछे की जो व्यू है वो भी ओके है, बिकॉज जो ग्लास साइज़ है वो एडिक्वेट है, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है। बट उसमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर दी गई है, वहाँ पर आपको सनशेड्स कर्टेन दे दिए गए हैं जो बैक ऑफ दी विंडशील्ड में लगेगा। साइड आपको कर्टेन्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी 8 स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं, इंक्लूडिंग द ट्विटर्स। साउंड क्वालिटी डिसेंट है फॉर अ पर्सन जिसको म्यूज़िक का शौक है और वो एक डिसेंट साउंड क्वालिटी चाहते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर में अब आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। उसके अलावा एक चीज़ जो एडिशनली सिर्फ हाइब्रिड वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी वो है EPB, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वो भी आपको मिलती है। बाकी जो आपका 1.5 IVTEC इंजन जो है एने वाला, उसमें आपको मैनुअल ही पार्किंग ब्रेक मिलती है। सो 7 स्टेप आपको CVT मिलता है। और CVT मैं कहूँगा कि अगेन जब मैंने एलिवेट को फर्स्ट टाइम चलाया था तो मेरी एक अजम्पशन थी CVT को लेके, एडमायरर नहीं था CVT का, बट आफ्टर ड्राइविंग दी होंडा एलिवेट फॉर अ मंथ, क्योंकि मेरे पास वो काफ़ी टाइम तक रही थी, और इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो, एवरी टाइम व्हेन आई ड्राइव दी CVT वेरिएंट मैं आई फाइंड इट कि वो और इम्प्रूवमेंट उसमें ज़्यादा है। अब जैसे रबर बैंड इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं कि CVT है तो रबर बैंड इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। हाइब्रिड की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने 1.5 जो उनका IVTEC है होंडा सिटी के जो फेसलिफ्ट है उसमें वो उसको ड्राइव नहीं किया, दिस वन इज़ अ हाइब्रिड वेरिएंट। तो इसमें रबर बैंड इफेक्ट अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे मैं एकदम से रेव भी करता हूँ तो ये हल्का सा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना माइनर, वो भी क्योंकि हम उन चीज़ों को पकड़ने के लिए बैठे हैं और एक लेमन उस चीज़ को कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो वहाँ पर आपका रबर बैंड इफेक्ट बहुत मिनिमाइज हो गया है, बहुत मिनिमल इफेक्ट के साथ है, बहुत अच्छे से CVT यहाँ पे काम करता है। एंड आई विल टेल यू कि अगर आप एक अच्छा ट्रांसमिशन देख रहे हैं आज की डेट में, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि आप ड्यूल क्लच के लिए जाएं या फिर आप टॉर्क कन्वर्टर के लिए जाएं, तो आई वुड से कि आप CVT को जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। और CVT आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स और भी दे रहे हैं, हालांकि होंडा के पास तो सिर्फ CVT का ही ऑप्शन है, लेकिन और ब्रांड्स बाकी ऑप्शन भी दे रहे हैं। CVT इज़ ऑल्सो गुड ब्रांड, अगर आपकी बजट में आता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर CVT एज वेल। इसमें आपको आगे Type-C पोर्ट्स वगैरह जो है ऐड कर दी गई हैं, पहले Type-C नहीं आता था, अब आगे और पीछे रेयर में भी आपको Type-C पोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगेन विच उसमें पावर एग्जैक्टली कितने मतलब आउटपुट है वो उसका मेंशन नहीं है, बट येस वो Type-C है तो फास्ट चार्जिंग वगैरह ही होती होगी, एंड आप अपने स्मार्टफोन्स या फिर मैकबुक वगैरह इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसके ORVM की मैं एक थोड़ी सी बात कहूँगा। ORVM का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा एज़ कम्पेयर टू द कार, जिस सेगमेंट की कार है ORVM थोड़े छोटे हैं, उसका ग्लास व्यू भी थोड़ा छोटा है, तो आपको हल्का सा, और दूसरा उसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग वगैरह कुछ नहीं आता है, तो उस वजह से आपको पीछे आने वाली कार का हल्का सा थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरा व्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइड एंगल व्यू नहीं है। पोजीशनिंग उसकी ठीक है, बिकॉज इट्स अ सेडान कार, तो नीचे की तरफ है थोड़ा सा, पोजीशनिंग इज़ ओके। अब बात करते हैं कैबिन इंसुलेशन की। अगर कैबिन इंसुलेशन में देखूँ, अगर जैसे अभी हम स्लो स्पीड पे हैं 35-40 के आसपास है, तो आपको कैबिन में कोई साउंड नहीं आएगी, ना ही आपको कोई विंड नॉइस आएगी, ना ही कोई टायर नॉइस आएगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ा इंसुलेशन वहाँ पर वीक रह जाता है और आपको कैबिन के अंदर ठीक ठाक साउंड आती है। स्पेशली 80 एंड अबव जाने पर और 100 एंड अबव जाने पर थोड़ा कैबिन में इंसुलेशन का थोड़ा मुझे इशू लगता है, साउंड थोड़ी ज़्यादा कैबिन के अंदर आती है। और यही चीज़ हमें एलिवेट में भी देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी रहती है, मेरे वीडियोस में भी बहुत कमेंट्स आए थे कि इंसुलेशन का इशू है। अगेन यहाँ पर सिटी में भी मुझे 100 की स्पीड पे थोड़े इंसुलेशन का इशू लगा, जो मुझे लगा कि साउंड थोड़ी ज़्यादा आती है। टायर नॉइस की बात कर लीजिए, चाहे आप उसको रोड नॉइस कह दीजिए, उसमें थोड़ी साउंड आती है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग आपको दी गई है, जो आपको डे टाइम पे भी विजिबल रहती है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्सचर आपको देखने को मिलता है, थोड़ा आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स के ऊपर देखने को मिलता है, जो नाइट टाइम पे और ज़्यादा ग्लो करता है। एक चीज़ और कि जो वाइपर और हेडलाइट के जो नॉब है आपको मिलते हैं स्टीयरिंग के पीछे, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है लेफ्ट साइड में। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अगर आप 30 की स्पीड से नीचे हैं तो आपका 360 डिग्री कैमरा ओपन हो जाता है। अभी फिलहाल हम एक हाई स्पीड पे हैं तो इसलिए इसका कैमरा ऑन नहीं होगा। राइट साइड में जो आपको नॉब, जो हेडलाइट का नॉब है, वहाँ पर आपको बटन प्रेस करने पर साइड लेन कैमरा ऑन हो जाता है, जिससे कि अगर आप लेफ्ट लेना चाह रहे हैं तो
तो आप देख सकते हैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। तो अगेन एक सेफ्टी मेजर है जिसका डेडिकेटेड बटन आपको अब स्टीयरिंग के पास ही देखने को मिल जाता है। सो ये वाला बटन जो है वो पहले आपको लेफ्ट साइड पे आता था, अभी इसको राइट साइड कर दिया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा भी इसमें ऐड हो गया है। और दूसरा कब ये एक्टिवेट होता है, जब आप इंडिकेटर देते हैं। जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं वैसे ही ये वाली जो कैमरा है ऑन हो जाता है। और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं डे टाइम में, अभी जैसे पीछे कार आ रही है तो आपको पता रहेगा कि आपको लेफ्ट नहीं लेना है। और एक तरह का जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है लेफ्ट साइड में, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया। और ये एक अच्छा सेफ्टी मेजर है, मैं समझता हूँ। जो डिटेक्ट कर रहा है कि मैं लेन चेंज कर रहा हूँ तो वो वापस वो हल्का सा एक जर्क फील करा के आपको आपकी लेन में वापस भेज देता है। तो लेन असिस्ट वगैरह हो गया या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और इसके बारे में हम डिटेल में अपनी पुरानी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो अगेन वही सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये था इसका एक डिटेल ड्राइव रिव्यू जो हम यहाँ पर बेंगलोर में करने आए थे। हमने आपके साथ शेयर किया कि हाइब्रिड इंजन एक्चुअली में चलने में कैसा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में डिफाइन करूँ तो इट्स फार बेटर देन द नेचुरल, जो नॉर्मल इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उससे फार बेटर है। अगर आपने वो इंजन चलाया है और आप हाइब्रिड लेने के लिए इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि भाई इंजन तो सेम ही है, सिर्फ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, सो आप उस चीज़ पे ना जा करके इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। बिकॉज वहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा जो आपको फील करवाएगा कि एक्चुअली में इस कार में कितनी पावर है और जब आप इसको रेव करते हैं तो कितनी जल्दी ये जो है एक्सेलरेट करता है और आपको ओवरटेक कराता है। ठीक है, हमें तो चलाने में बहुत मज़ा आया। लिमिटेड टाइम में जितना मैक्सिमम हो सकता था हमने चलाया है। मैं अभी फ़िलहाल 21.1 की माइलेज है। मैं इस मान के चल रहा हूँ कि ये 23, 24, 25 भी माइलेज आपको दे देगा और हाईवे पे तो उससे ज़्यादा दे देगा। तो अच्छी माइलेज ये निकाल करके देखा एज़ पर दी कंपनी नॉर्म्स जो क्लेम्ड जो उन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये ठीक ठाक माइलेज निकाल करके दे देगा। ठीक है, और टाइम होता और चलाते और मज़ा लेते, बिकॉज ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन लिमिटेड टाइम है और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इसका एक डिटेल में माइलेज टेस्ट ज़रूर हमारे दिमाग में है जो हमने करना है जब हमारे पास ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आएगी कार, तो उसका एक माइलेज टेस्ट भी हम आपके साथ इसको शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस कार को कंसीडर कीजिए अगर आप एक हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, प्राइसिंग में भी अच्छा है, प्राइसिंग भी इसकी थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग सकती है, बट मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा साथ देना तो आपकी पॉकेट में ये कार बिल्कुल आएगी। इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सेडान कार लेने की सोच रहे हैं। उनकी दिमाग में सिर्फ वर्टस या फिर सलाविया है, होंडा सिटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो होंडा सिटी को नेगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। हाइब्रिड इंजन का टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।